एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दिस इज देव शाह एंड ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एफएम की फास्ट ट्रैक बैच के दूसरे लेक्चर में, वेयर वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर ऑफ लेवरेजेस। ठीक है, अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले ना मुझे आपको एक चीज बतानी है। पता है क्या, इस चैप्टर में जो मैंने मेजॉरिटी प्रॉब्लम देखी एस्पिरेंट्स में, वो पता है क्या है? उनको ये चैप्टर लगता बड़ा आसान है, बट प्रॉब्लम है ना रट्टाफिकेशन की है। मैंने अक्सर देखा है कि एस्पिरेंट्स जो है फॉर्मूलाज को ना रट्टा मारते हैं, और काफी बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में उन्हें फॉर्मूलाज रिकलेक्ट नहीं होते एंड दे लूज 5 to 10 मार्क्स। 5 मार्क्स का एक सवाल आता है, दे लूज अराउंड 5 to 7 मार्क्स। जितने का भी सवाल आता है वही रेंज में आता है लेवरेज का सवाल। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये गलती ना आप भी कर सकते हो। लाइक अभी तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद है, क्योंकि आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, बट एग्जाम में जाके ये भी हो सकता है ना यार कि आप फॉर्मूलाज को भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज तक एक भी बार नहीं पढ़ा तो भी आपसे चैप्टर नहीं बनेगा। पॉइंट मेरा ये है कि आज के सेशन में ना मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको उनके पीछे का ना लॉजिक भी समझाऊंगा कि अगर लेवरेज का किसी एक पर्टिकुलर लेवरेज का फॉर्मूला ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑल्सो। लॉजिकली पढ़ोगे ना मेरे भाई, एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलोगे, बट लॉजिकली नहीं पढ़ा, रट्टा मारने गए तो भाई बड़ा रिस्क है भाई। और यहाँ पर रिस्क है तो रिस्क नहीं है भाई, ये सीए की एग्जाम है, बेटिंग मार्केट नहीं है ये। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, नॉट वन, आई वांट टू डिस्कस 2 more स्मॉल थिंग्स विद यू। पहली चीज है ना लाइव चैट के बारे में। पिछले लेक्चर में इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मैंने देखा जो लाइव चैट था ना यार, वो काफी ब्लैंक था। मैं मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका कोई आंसर नहीं दे रहा था। गाइस एक चीज समझो, कॉन्फिडेंस अगर आपको बनाना है एंड इन पर्टिकुलर सेशंस, जो भी सेशंस मैं आपके ले रहा हूँ, उसमें अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए ना, देयर हैज टू बी अ 2-way कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप आंसर मन में बोल रहे हो। लिखो। आज अगर लाइव चैट पे आंसर करना सीखोगे तो ही कल बिना देखे सॉल्यूशन लिख पाओगे, और तो ही परसों एग्जाम में सही तरीके से आंसर कर पाओगे। गलत हो तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा आंसर यहाँ पे गलत होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेकिंग मिस्टेक्स इन द एग्जाम, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट मेकिंग मिस्टेक्स ओवर ईयर, अरे यहाँ पे जितनी बार गलती करनी है करो, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है भाई। बिंदास लाइव चैट पे अगर आंसर सही ना आता हो ना, बिंदास जो लगता है वो आंसर करने का। ठीक है, देखो या तो तुम सही आंसर करोगे या तो तुम्हें कुछ नया सीखने मिलेगा। एक्टिव रहो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जब भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कोई भी वर्ड आपको रिपीट करने में बोल रहा हूँ, लाइव चैट पे लिख देने का बिंदास। और तुम खुद सोचो यार, अगर मैं भी देखूंगा मुझे भी मोटिवेशन मिले, ये एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज ना यार, मैंने अक्सर देखा एस्पिरेंट्स को कि अभी क्योंकि एग्जाम को अराउंड 1 महीना बाकी है, वो लोग ना एक स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो एंड आप एग्जाम के बाद भी देख रहे हो, इफ योर अटेम्प्ट इज नॉट इन September 24, आप Jan 25 के लिए देख रहे हो एंड देयर इज स्टिल सफिशिएंट टाइम फॉर योर एग्जाम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के आखिरी 1-2 महीने में ना एस्पिरेंट्स काफी सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि लाइक कि भैया सब कुछ पढ़ के हो तो गया है, बट यार वो ना नर्वसनेस बहुत हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मुझे पता है होती है ये चीज़। जब मैं भी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देता था, स्पेशली एफएम के पेपर में ना, मेरे को होता ही था ये चीज़। तुम्हें पता है एफएम का पेपर जब भी आता था, जब मैं इंटर में था, जब एफएम का पेपर मैं देता था ना, सबसे ज़्यादा मुझे तभी डर लगता था, क्योंकि एफएम वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स। इट वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स, बट स्टिल आई क्लियर्ड इट। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम देखो कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह सब था, बट जिस पर्टिकुलर दिन पे मैंने इस सेल्फ डाउट को फाइट किया ना मेरे भाई, मेरे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे क्लियर हो गई। सेल्फ डाउट मत रहो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना भगवान का नाम ले लेने का, बिंदास। इस दुनिया में भगवान का नाम लेने से तुम्हें जो सुकून मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, वो और कहीं से नहीं मिलेगा तुम्हें। ना किसी इंसान से मिलेगा, ना किसी मॉन्यूमेंट से मिलेगा, ना किसी जानवर से, कहीं से नहीं। गॉड द ऑलमाइटी, उसे जब तक अपने दिल के साथ कनेक्टेड रखोगे ना भाई, मिलता रहेगा। तो सेल्फ डाउट का बेस्ट सोल्यूशन ना मेरे भाई यही है, अपने ऊपर भरोसा रखो, कीप दैट सेल्फ बिलीफ इन यू
कीप दैट सेल्फ बिलीफ इन यू। जिसको जो बोलना है बोलने दे, तेल लेने गया, कीप दैट सेल्फ बिलीफ इन यू, हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। और तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानने देगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का मुद्दा विद द टॉपिक ऑफ लेवरेजेस। मैं बस जैसा जैसा कह रहा हूं आपको वैसा वैसा करते जाना है ना। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले लेवरेज का ना मतलब समझते हैं भैया। लेवरेज का मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अरे सुनो तो सही, मजा आएगा, 2-3 मिनट का है। और मैं ना एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अभी समझो ना, एक दिन आता है जिसका मेरे साथ ना कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है, कुछ एक 14, एक मेरा ब्लैंक पेज पे करता हूँ, आ जाओ। आ जाओ, हाँ। कुछ एक दिन आता है 14 फरवरी को। अब तुम्हारे भाई का इस दिन के साथ कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बट कुछ होते हैं नसीब वाले। अब एक ना लड़का था और एक लड़की थी भैया। लड़की ऐसे स्पाइकड बाल वाली, अरे तुम करो ना, समझो ये था लड़का और ये था लड़की, ये थी लड़की, सॉरी, ठीक है। अब लड़की लड़के को पता है 14 फरवरी को क्या बोलती है, डार्लिंग बाबू मुझे है ना चॉकलेट चाहिए। अच्छा, लड़का बोलता है कितनी चॉकलेट चाहिए, अरे 3 चॉकलेट चाहिए। लड़का बोलता है ओके। फिर जाते हैं दुकान के पास, तो भैया बोलते एक चॉकलेट का तो 100 रुपया हो गया। लड़की को कितनी चॉकलेट चाहिए, 3, तो भाई का बिल 300 रुपये का बन गया, मस्त 300 रुपये का बन गया भाई का बिल। अब ना सुनना बात ध्यान से, अब सुनना, लड़की पता है डिमांड करती है, पता है क्या, कि अब 3 नहीं यार, अब मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। देख के और खाने का मन हो गया, तो अब समझो, जब चॉकलेट के 3 यूनिट्स उसने मांगे थे, 3 पैकेट चॉकलेट उसने मांगे थे, तो लड़के का बिल कितना बना था, 300 बराबर। और जब उसने 5 चॉकलेट मांगी थी लड़की ने, तब लड़के का बिल कितना बना, पूरा 500। 100 रुपए की एक चॉकलेट, 5 चॉकलेट। तुम्हें पता है ये पर्टिकुलर चीज में भी लेवरेज यूज हो रहा है। भैया क्या बात कर रहे हो, ये चीज में कैसे लेवरेज यूज होगा, अरे सुनो तो सही, देखो समझो। लेवरेज का मतलब पता है क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के बदल जाने से दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या असर आएगा, दिस इज सिंपली लेवरेज। अभी समझो, जब मैं बोलता हूं कि 3 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट लड़की ने मांगे, तब भाई का बिल कितना, 300 रुपए का बना। एंड व्हेन शी डिमांडेड 5 यूनिट्स, 500 रुपए का बिल। तो कैन आई से कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट बदलने की वजह से भाई का टोटल बिल का अमाउंट भी बदल रहा है। वापिस से, 3 चॉकलेट्स पर बिल 300 रुपए था। अब जैसे ही नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 से बढ़ के 5 हुई, भाई का बिल भी 300 से बढ़ के 500 हुआ। यस, अब समझना, लेवरेज में ना देयर इज ऑलवेज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके बदलने की वजह से दूसरा वेरिएबल बदलता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने की वजह से बदलता है। नहीं समझा, बताता हूं। यहां पर समझो, कहना इसे चॉकलेट के यूनिट्स के बदलने की वजह से भाई के बिल का अमाउंट बदल रहा है। यस, तो यहां पर भाई का जो बिल है वो किस चीज की वजह से बदला, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट जो चेंज हुए क्वांटिटी में, उसकी वजह से। तो कहना इसे भाई का बिल इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। यस, तो यहाँ पे भाई का बिल किसी और एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ना, तो भाई का बिल ओवर हियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब भैया कैसे निकालेंगे, याद रखना, लेवरेज हमेशा डिपेंडेंट, ये सिंपल फॉर्मूला है, अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे निकलता है। और इसमें चेंज, जैसे मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट कितने से बढ़ाए मैंने, 3 से बढ़ के 5 किए, मतलब 2 से बढ़ाए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे।
भाई का बिल कितने से बढ़ के कितना हुआ, 300 से बढ़ के 500 के बीच में हुआ, मतलब 200 से बढ़ा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन भाई का बिल इज 200, ठीक है। तो अब आप इसको कैंसिल करोगे ना, 100 इज योर लेवरेज। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया ये एक तरीके से वो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी से के कंसेप्ट से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बट मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे समझना। तो मोटा मोटी आपको समझा लेवरेज क्या होता है। लेवरेज इसी को बोलते हैं, किसी एक यूनिट के बदलने की वजह से, किसी एक वेरिएबल के बदलने की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कितना असर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट का यूनिट बढ़ाया तो भाई के बिल में 100 रुपए का फर्क पड़ा ना, तभी जाके 2 चॉकलेट बढ़ा के 200 रुपए आया। ओ भैया ये ऐसे ही निकालते लेवरेज। हाँ, तुम लोग जो सीधा पढ़ने बैठ जाते हो ना भाई, दिस इज द लॉजिक, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब समझना, इधर आओ। लेवरेज का कंसेप्ट, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया लेवरेज का कंसेप्ट जो है अब हम इस बिजनेस में कैसे यूज करें। ये साला हम धंधा करते हैं, उसमें ये लेवरेज किधर से आया, ये तो हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी यूज करते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, काफी बार आप नहीं पापा से बोलने जाते हो कि पापा इस चीज का हम लोग बिजनेस शुरू करें क्या, इस चीज का हम लोग बिजनेस शुरू करें क्या। तो पापा का ओल्ड फैशन डायलॉग वो पता है क्या बोलते हैं कि बेटा नहीं नहीं बिजनेस मत कर, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। पापा का डायलॉग क्या रहता है, बेटा इसमें मत जा, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है बिजनेस में। तो आज ना लेवरेज को समझने के लिए हम इसी रिस्क की बात करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी बिजनेस में ना 2 तरीके के रिस्क होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के रिस्क होते हैं, समझते जाना। एक होता है मेरा, एक मिनट मेरे भाई, यस, बिजनेस रिस्क। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है मेरा बिजनेस रिस्क, एक होता है मेरा फाइनेंशियल रिस्क। समझाता हूं दोनों का मतलब क्या होता है। अब सुनना बात ध्यान से, बिजनेस रिस्क क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, बचपन में मतलब आई थिंक फाउंडेशन से आपको ये कंसेप्ट है, एंड आपने ये कंसेप्ट को ना कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। पता है आपको फिक्स्ड कॉस्ट? क्या होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट? मेरा धंधा, मेरी बात ध्यान से सुनना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक होता है मेरा पूरा बिजनेस लिक्विडेट होना, और एक होता है मेरा सिर्फ बिजनेस बंद होना। अभी समझो, सीधी बात है, अगर मैं कोई धंधा लेके बैठा हूं तो मैं कि कोई दुकान फिजिकली तो खोलूंगा। आजकल ई-कॉमर्स पे चलता है, नो डाउट, बट समझो मैं कोई ऐसा गुड्स को सेल कर रहा हूँ, गुड्स को बेचने का धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे को एक गोडाउन चाहिए गुड्स को स्टोर वोर करने के लिए। यस, अभी समझो मैंने उस गोडाउन को लिया रेंट पे, मैंने एक गोडाउन को लिया रेंट पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल उठ के देखो, आज तो मैं गोडाउन में गुड्स सेव स्टोर कर रहा हूं और जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं मैं गुड्स को बेचता जा रहा हूं, बट कल उठ के अगर मेरा ये धंधा मैं बंद कर दूं, धंधा बंद कर दूं, बट ये जो प्रेमाइसिस है वो मैं अपने पास ही रखूं, मतलब मैं लैंडलॉर्ड को वापस ना कर दूं, मैं प्रेमाइसिस अपने पास ही रखूं, तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में रेंट लगना चालू रहेगा कि रेंट बंद हो जाएगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, बोलो, चैट बॉक्स में आंसर करो। मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं अभी बिजनेस नहीं कर रहा हूं, बट प्रीमाइसेस मेरे पोजीशन में ही है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो वेदर ही विल कंटिन्यू टू चार्ज मी रेंट ऑन दैट प्रीमाइसेस और ही विल नॉट। सीधी बात है ना भैया, वो लैंडलॉर्ड आपको रेंट चार्ज करेगा ही, क्योंकि आप उसके टेनेंट हो। लैंडलॉर्ड को इस फैक्ट से फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आप उधर धंधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसने आपको रेंट पे दिया, आप वो प्रेमाइसिस का कुछ भी करो, वो तो आपसे रेंट लेगा। तो कुछ खर्चे ना ऐसे होते हैं जो लगते ही रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द बिजनेस इज एक्टिव और नॉट, और इन्हीं खर्चों को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बिजनेस रिस्क होता है ना, ये क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपना प्रॉफिट पूरा उधर ही घुमा देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि
आ जाओ, तुमको ना अकाउंट्स, आप लोगों को अकाउंट्स की भाषा में समझाता हूँ, आपको समझेगा। समझो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। मेरा समझो ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपीज, ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपीज, और सामने मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 120। मतलब आप खुद सोचो, क्या मेरा प्रॉफिट सफिशिएंट है मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर है ना मेरा नेट लॉस आता है 20 रुपए का, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपए, सामने मेरा खर्चा जा रहा है 120 रुपया, मतलब मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहा हूं। एफएम का लॉजिक पता है क्या बोलता है? आई वुड रादर से बिजनेस रिस्क पता है क्या होता है? इसी को बिजनेस रिस्क बोलते हैं। हाँ, इसी को बिजनेस रिस्क बोलते हैं कि जब एक कंपनी अपने खुद के फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर ही ना कर पाए, उसे बिजनेस रिस्क बोला जाता है। कल उठ के आप भी इसका शिकार बन सकते हो। आप खुद सोचो ना, अरे आपको कैसे पता चलेगा? मैं क्या हर दिन प्रॉफिट निकालते बैठू कि भाई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आज इतना रिकवर हुआ है, मैं तो जब फाइनेंशियल्स बनाऊंगा तभी सबकी अकाउंटिंग एक साथ होगी ना। तो भैया इसके लिए कोई और टूल नहीं है क्या जिससे हम इस चीज को आसानी से एनालाइज कर सके? टूल है, एंड दैट टूल इज ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का जो नंबर होगा ना, वो नंबर आपको खुद बता देगा कि भाई क्या आपका बिजनेस एट पर्टिकुलर स्टेज, एट अ प्रेजेंट स्टेज, आपके फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है या नहीं। और इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको सेल बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि देखो, जितना आप ज्यादा सेल बढ़ाओगे उतना आप ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाओगे। तो क्या एग्जिस्टिंग सेल सफिशिएंट है आपके फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, या क्या बढ़ाना पड़ेगा? दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग लेवरेज इज। समझ में आया? इसके फॉर्मूले पे भी मैं आऊंगा, बट आपको बेसिक लॉजिक समझा कि नहीं? हाँ कि ना? लाइव चैट में लिखो, समझा कि नहीं समझा, हाँ कि ना बोलो, ठीक है। चलो, अब इसी तरह से ना एक दूसरा रिस्क भी होता है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। अब हमारे अपने विजय माल्या साहब, मिस्टर VM विजय माल्या साहब, उधार की जिंदगी है भैया की। उधार लिया, दुनिया भर की मौज की। जब पेमेंट करने की बारी आई, फरार हो गए भाई तो फरार हो गए इंडिया से बाहर, है ना। तो अब समझना, काफी बिजनेसेस ना ऐसे भी होते हैं। पता है कि कैसे? मतलब मैंने आपको विजय माल्या जी का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज दिस फाइनेंशियल रिस्क इज कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसीलिए। अब समझना, काफी कंपनीज पता है क्या करती है, वो अपने समझो फिक्स कॉस्ट को तो रिकवर कर लिया, बट जब मैंने ये रेंट वर्ड यूज किया ना, मुझे एक बात बताओ, ये मेरा डे टू डे बिजनेस का फिक्स कॉस्ट है या मैंने कोई लोन लिया है उसके इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट है? लोन का इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट होता है भैया। कैसे? मैंने लोन लिया, कल उठ के मेरा बिजनेस मैंने बंद कर दिया, तो भी मेरे को लोन तो रीपे करना पड़ेगा ना, उस पर इंटरेस्ट तो रीपे करना पड़ेगा ना। लोन इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, बट द डिफरेंस बिटवीन दिस रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट होता है आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग मतलब क्या? आपके बिजनेस का डे टू डे, रेंट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ये सारी चीजें है ना आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में आती है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, काफी बिजनेसेस पता है क्या होते हैं, वो अपने डे टू डे फिक्स कॉस्ट को तो रिकवर कर लेते हैं, बट ऐसे जो इंटरेस्ट ऑन लोन होती है, समझो मेरा एक बिजनेस है, मैंने लोन लिया, अब मेरी जितनी सेल्स है ना, एक और PNL बना के बताता हूँ, समझो दिस इज माई PNL, ठीक है। अब समझो मेरा GP कितना आता है यहाँ पर, समझो माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 100, मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट समझो आता है 50। तो अब आप ध्यान से देखो कि मैं अपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने मेरी सेल्स 100 है और मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डे टू डे एक्सपेंस है वो सिर्फ 50 है, तो मेरे को इस केस में प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आई एम एबल टू रिकवर। बट मेरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, मैंने एक लोन लिया था जिस पर इंटरेस्ट 60 रुपीज आ गया। नाउ कैन आई से ये इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से मुझे जो मेरा प्रॉफिट बन रहा था पहले, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से मुझे 10 रुपए का नेट लॉस करना पड़ेगा। 50 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर रिकवरिंग ऑल द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और सामने इंटरेस्ट ऑन लोन जो मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है 60 रुपए। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस अपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को तो रिकवर कर लेता है, बट ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं ना, उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं।
और बस इसी चीज की नॉन रिकवरी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आया क्या आपको ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क समझ में आया? अब मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, ऑपरेटिंग रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, तो फाइनेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा लेवरेज होगा भैया? कौन सा लेवरेज होगा? हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए कंसेप्ट बनता है फाइनेंशियल लेवरेज। अब आप लोगों को ना, नाउ द लास्ट थिंग, उसके बाद हम लोग है ना फॉर्मूला इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आप लोगों को ना एक डाउट आएगा, भैया मेरे बिजनेस में ना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी है, मतलब रेंट वगैरह सब भी है, और मेरे बिजनेस में ना मैंने लोन भी लेके रखा है, उसमें इंटरेस्ट भी है, दोनों चीज है। नाउ आई वांट टू चेक कि एज अ होल क्या मैं इन दोनों को रिकवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं कैसे करूँ? ऑपरेटिंग लेवरेज से तो आप सिर्फ ये इवैल्यूएट कर पाओगे ना कि मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल लेवरेज से तो आप सिर्फ ये इवैल्यूएट कर पाओगे कि मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन रिकवर हुआ कि नहीं। अगर मुझे दोनों रिस्क को साथ में कंबाइन करके इवैल्यूएट करना हो कि क्या मैं इन दोनों फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरी सेल्स इन दोनों फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए कंसेप्ट आता है कंबाइंड लेवरेज का। जो ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों मिला करके टोटल रिस्क तुम्हारा कितना है वो बताता है, और अगर टोटल रिस्क नहीं है तो वो भी तुम्हें उस नंबर से पता चल जाएगा। तो अब देखो, अराउंड 10-12 मिनट ना मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाने में लगा दिए, ये बेसिक समझाने में लगा दिए। अब तुम्हें समझ में आया कि किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लेवरेज निकालते क्यों है। आधे एस्पिरेंट्स को शायद ये चीज पता ही नहीं होगी, मैं तुम्हें बोलता हूं ना, आधे एस्पिरेंट्स को चीज पता ही नहीं होगी, आज पता चली होगी कि ये निकालते क्यों है। दैट इज हाउ थिंग्स आर डन। समझ में आई बात? अगर आज तक नहीं भी पता था ना, कोई दिक्कत नहीं यारो, लाइक मारो, इतना मस्त सेशन चल रहा है, लाइक मारो। चलो चलो, अब हम ना इनके फॉर्मूलेस को इवैल्यूएट करने जाएंगे। आ जाओ, देखो आपकी मॉड्यूल ही है, आपकी मॉड्यूल खुद ये चीज बोलती है। ये रहा, देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज इट इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क, जो मैंने आपको अभी कराया। फाइनेंशियल लेवरेज इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल रिस्क। कंबाइंड लेवरेज इंडिकेट्स टोटल रिस्क, दैट इज बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आया? तो कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, जो आपकी मॉड्यूल में ठीक वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? टेंशन मत लेना। आ जाओ, अभी ना हम ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूला को के ऊपर जाएंगे, बट उसके पहले ना मुझे आपको एक बेसिक सी चीज बतानी है, दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, अभी देखो इनकम स्टेटमेंट में ना ज्यादा कुछ है नहीं। इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, सीए फाउंडेशन वाले दिनों में चले जाओ, आप अकाउंट्स में कैसे बनाते थे? सबसे पहले भैया ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है ना? यहाँ पर तुम्हारा सेल्स होता था, यहाँ पर तुम्हारा कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता था, यहाँ पर तुम्हारा कुछ फिक्स कॉस्ट होता था, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट था वो होता था, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आता था? जीपी, बराबर, ये बेसिक सी चीज है। सॉरी, जीपी यहाँ पे थोड़ी आता था, हाँ, तुम्हारा यहाँ पे आता था जीपी। फिर ये जीपी तुम किधर? इधर पीएनएल में डालते थे। फिर यहाँ पर तुम्हारा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो आ जाता था, तुम्हारा डेप्रीसिएशन आ जाता था, है ना? फिर तुम अगर कोई टैक्स पे करते हो तो वो टैक्स इधर आ जाता था, और फाइनली तुम्हारा क्या आ जाता था? प्रॉफिट, जिसको तुम नेट प्रॉफिट भी बोलते हो। टेक्निकली नेट प्रॉफिट इधर आता था, उसके बाद आप टैक्स डिडक्ट करते थे, बट ले लो चलो। पता है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट भी ना यही पूरे लॉजिक पे बनाया है। तुमने अगर इतनी सी चीजें याद कर ली ना भाई, तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट इधर हो जाएगा। क्योंकि देखो इनकम स्टेटमेंट कैसा है, पहले सेल्स, ये सेल्स यहाँ पर है, फिर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर है, तो टेक्निकली ये सेल्स में से माइनस होना चाहिए, तो ये देखो लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब ना इनका एक टर्म है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी समझना, बिजनेस में दो टाइप के ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो हमने अच्छे तरीके से समझा, इसके अलावा ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट भी होता है कुछ, ठीक है? तो सेल्स में से अगर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग वाला माइनस करूँ ना, तो मुझे एक फिगर मिलती है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन की फिगर में से अगर मैं मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करूँ
तो मेरे को एक फिगर मिलती है। यहाँ पर मैंने जो जीपी लिखा है ना, आज से हम लोग इसको बुलाएंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। क्या बुलाएंगे आज से हम इसको? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, अब ये देखो, ये इतना जो फॉर्मेट है ना, जहां तक मेरा आइडिया है, ये आपने कॉस्टिंग में एक चैप्टर किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें भी है। कॉस्टिंग भी अभी ग्रुप 2 में है, तो आपने किया होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में भी ना आपको ये सेम फॉर्मेट मिलेगा। सेल्स, उसमें से मेरा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट जाता है, तो मेरा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसमें से मैं मेरा फिक्स कॉस्ट माइनस करूं तो मेरा आ जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ना सुनना, अर्निंग्स बिफोर क्या बोला मैंने? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब सीधी सीधी बात है, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाली अर्निंग्स। तो सबसे पहले EBIT में से हम लोग सबसे पहले I माइनस करेंगे। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के पहले वाली अर्निंग्स है ना मेरी, तो पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, ऐसा। तो अभी EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो क्या बचा? EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर अब टैक्स भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो EBT में से मैं टैक्स माइनस कर देता हूं, तो मेरा क्या बचता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप जिसको बोलते हो वही है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब समझना, इसके अलावा ना एक और चीज होती है, दैट इज डिविडेंड। सबसे पहले ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले एक चीज समझना, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करेंगे। एंड हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड ना, दिस इज ऑल्सो योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, तो आप समझो ये ना, ये मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ये भी मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। एंड फाइनली जो मेरा अर्निंग्स इसके बाद बचता है ना, इसमें इसको मैं डिवाइड करूंगा कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स है उसके साथ, और तब मुझे आएगा मेरा अर्निंग्स पर शेयर कितने हैं। आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी कैसे डिटरमाइन करती है कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? ये पूरा इनकम स्टेटमेंट कंपनी बनाती है। फिर कंपनी पहुंचती है कि हर एक शेयर पे उसने कितना कमाया। अब इस पे 2 चीजें होती है, एक होता है डिविडेंड। अब देखो सीधी बात है, आज अगर एज कंपनी में कोई पैसा कमाओ, तो सीधी बात है, या तो मैं उसको मेरे रिजर्व्स में जाने दूंगा, या तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ना देना ये कंपनी पर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी देंगे ही नहीं, लॉज उसके लिए भी है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कभी कभी देते हैं भी है, कभी कभी नहीं भी देते, डिपेंडिंग ऑन द सफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो अर्निंग्स पर शेयर में से या तो डिविडेंड जाएगा, या तो कंपनी RPS, मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिटेंशन पर शेयर। कंपनी जितना भी पैसा रिजर्व में डालती है उसको रिटेंशन मनी बोलते हैं। और ये जो डिविडेंड है ना, ये आपको मिलता है। देखा कितना प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये। तो आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट याद हो गया। चलो एक बार गाइस, एक बार मेरे साथ ना इनकम स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। कम ऑन मेरे साथ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल्स के साथ। अब बिजनेस में सबसे पहले 2 टाइप के ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस होगा, एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो भी माइनस होगा। बट एक मैंने बात बताई थी कि सेल्स में से जब मैं सिर्फ ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो मेरे को एक फिगर मिलती है। वो फिगर कौन सी थी? कॉन्ट्रीब्यूशन। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करूं तो मेरे को आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग्स बिफोर क्या है? इंटरेस्ट एंड टैक्स, INT। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो EBIT में से आई गया, तो अब क्या बचता है? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और उसके बाद मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। लेकिन मेरे भाई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस करने के बाद भी एक चीज बचती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मेरा एक और होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो उसको माइनस कर दिया तो फाइनली मेरे को वो फिगर आती है जो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट सकता हूं। उसको मैं डिवाइड करता हूं थ्रू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मेरा आ जाता है अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, चलो तो अब लेवरेज के लगभग सारे बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आ जाओ, ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ शुरू करते हैं। अभी देखो, यहाँ पर भी मैंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट मैंने आपको भली बात एग्जाम्पल समझा दिया है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, तो जब हैंड रिटन सोल्यूशंस आपके साथ शेयर होंगे, अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझता है तो आप ये वाले एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। मैं अब आपको सीधा लेके चल रहा हूँ फॉर्मूला पे। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? आप इनकम स्टेटमेंट पे आओ।
मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग, मैंने आपको क्या बताया, हम ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों निकालते हैं भैया? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मैं रिकवर कर पा रहा हूँ या नहीं, या ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मेरी बिजनेस में कितना इम्पैक्ट है ये देखने के लिए। यस, तो अब देखो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, इन दोनों के बीच में ना बस एक ही चीज माइनस होती है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ओ तो भैया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करके आप जो नंबर निकालने वाले हो वो नंबर से हम एनालाइज करेंगे क्या कि फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट कितना है। यस, एक एग्जांपल लेता हूं, समझो इधर गया मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज। यस, समझो मेरा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज है, ठीक है, इधर आओ। समझो मेरा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज है और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में मेरे पास एक चीज है, दैट इज डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कैसे हुआ? एसेट में अभी समझो तुमने मशीन लिया, उसमें तुम प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उस पर। डेप्रिसिएशन ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं 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 मालिक आप नहीं कर रहे तो हम नहीं लगेंगे, अरे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इट्स इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तो 1 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन था, 10,000 का मेरा डेप्रिसिएशन था, तो वो माइनस होके 90,000 आया। नाउ हाउ डू आई टेक आउट ऑपरेटिंग लेवरेज? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग लेवरेज में मैं लूंगा कंट्रीब्यूशन 1 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 90,000, बराबर। तो अब देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, मेरा आंसर आता है 1.11 टाइम्स। भैया अब इस नंबर को हम कैसे एनालाइज करें? हाउ डू वी एनालाइज दिस नंबर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर नंबर के ना 3 आंसर्स आ सकते हैं, 3 आंसर्स। या तो ये नंबर 1, इसको मत देखो, या तो ये नंबर 1 से ज्यादा आ सकता है, सॉरी, या तो ये नंबर है ना 1 से ज्यादा आ सकता है, या तो ये नंबर एग्जैक्टली 1 आ सकता है, या फिर इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है। अब 1 से ज्यादा आया, इसका मतलब क्या हुआ? अरे सिंपल सी बात है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो कैन आई से कि अगर मैं ईबीआईटी को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। करो 90,000 इंटू 1.1111 टाइम्स करके देख लो, तुमको 1 लाख आ जाएगा। तो कैन आई से कि माई कंट्रीब्यूशन इन दिस केस इज 1.111111 टाइम्स ऑफ माई ईबीआईटी। यस, तो अब इससे फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट कैसे पता चलेगा? अगर आपका कंट्रीब्यूशन आपके ईबीआईटी से 1 टाइम्स के ऊपर है, 1 गुने से ज्यादा है, तो आप बोलोगे दैट यू हैव अ फेवरेबल ऑपरेटिंग लेवरेज। फेवरेबल ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब आप अपने फिक्स कॉस्ट को भली भांति कवर कर रहे हो। सीधी बात है ना। देखो फिक्स कॉस्ट मेरा सिर्फ 10,000 है, सामने मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ 1 लाख का, तो मेरा प्रॉफिट ही आ रहा है ना यहाँ पे ईबीआईटी 90,000। तो मैं अपने फिक्स कॉस्ट को बहुत आसानी से रिकवर कर रहा हूँ इस केस में। इसका एक दूसरा आंसर भी आ सकता है 1। पता है कब 1 पता है कब आता है? किसी भी डिवीजन में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तभी 1 आता है। तो कैन आई से कि जब मेरा कंट्रीब्यूशन, समझो जब मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरा ईबीआईटी सेम आए, सेम टू सेम आए, तब मेरा आंसर 1 आएगा। यस, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस होता है तो ईबीआईटी आते हैं। बट जब कंट्रीब्यूशन, जब कोई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो आप देखो ना यहाँ पर 1 लाख है, अगर समझो 10,000 का डिप्रिसिएशन ना लगे तो मेरा ईबीआईटी भी 1 लाख ही आएगा ना। हाँ भैया, बात में दम तो है, बात में दम तो है। तो याद रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज जब भी 1 आए तब आपको ये समझ जाना है कि देयर इज नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इन द बिजनेस। जब 1 से ज्यादा है तब आपको ये समझना है दैट द बिजनेस इज मीटिंग इट्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नाइसली। अच्छा, और इसका एक और आंसर पता है क्या आ सकता है? नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा? अरे सीधी बात है ना, जब मेरा फिक्स कॉस्ट मेरे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है। समझो यहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट को 1 लाख की 10,000 की जगह पे 1,10,000 ले लेता हूँ, तो मेरा ईबीआईटी नेगेटिव आएगा। अब कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन मेरा 1 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 10,000। तो अब देखो ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10,000, दैट इज नेगेटिव 10 टाइम्स। ओ, समझ में आया? तो ऐसा जब नेगेटिव आंसर आए या डिनोमिनेटर नेगेटिव आए तब समझ जाने का
कि द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू मीट इट्स फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और तब बिजनेस रिस्क है। तो भैया ऐसे एनालिसिस होता है क्या? यस मेरे भाई, ऐसे एनालिसिस होता है। अब इसी तरह से ना हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज पे जाते हैं। इसको इग्नोर मारते हैं ना, दिस इज 1 और ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग ना एक और फॉर्मूला करने वाले, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब काफी बार पता है आपको क्या बोलेंगे, काफी बार आपको ऐसा बोलेंगे कि एक कंपनी की पहले कुछ सेल्स थी, कुछ ईबीआईटी था, ठीक है, सेल्स थी, कंट्रीब्यूशन नहीं था। एक कंपनी की कुछ सेल्स थी और ईबीआईटी था। अब सेल्स कुछ परसेंटेज से बढ़ गई और ईबीआईटी कुछ परसेंटेज से बढ़ गया। जैसे अभी मैं बोलूं कि पहले कंपनी की सेल्स थी 100, अब हो गई 120। पहले समझो कंपनी का ईबीआईटी था 20, अब हो गया 22। अब ऐसे केस में भी ना आपको बोलेंगे कि भैया ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, सिर्फ सेल्स और ईबीआईटी। बट ऑपरेटिंग लेवरेज तो हमने कैसे पढ़ा, इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ऐसे केस के लिए ना, अब मुझे एक बात बताओ, आपका कंट्रीब्यूशन ऑल्टरनेटिवली डिपेंडेंट किस पर है? आपकी सेल्स पर ही ना, क्योंकि आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ईबीआईटी बढ़ेगा। यस भैया, बात में दम तो है। तो अब समझो ऐसे केस में ना आपको ये दूसरा फॉर्मूला भी इंस्टीट्यूट ने देके रखा है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बेसिकली ये मैं आपको बता रहा था, परसेंटेज चेंज इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज इन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप में से जितने भी लोग ये कह रहे थे कि भैया यहाँ पर तो वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट आया ही नहीं, वो यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा ईबीआईटी कितना परसेंट से चेंज हुआ डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स कितना परसेंट से चेंज हुआ। अब ये चेंज कैसे निकाला है? देखो, इट इज वेरी वेरी सिंपल गाइस। चेंज निकालना है ना तो आपको कैसे करना है पता है? जब समझो मैं चेंज इन सेल्स निकालता हूं तो मेरा नया सेल्स लूंगा मैं, माइनस मेरा पुराना सेल्स लूंगा मैं, और चेंज में ना कभी भी डिनोमिनेटर में ओल्ड वाला लेते हैं, क्योंकि वी आर डिटरमाइनिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू माई ओल्ड सेल्स, नॉट माई न्यू सेल्स, ठीक है। तो इट विल बी 120 विच इज माई न्यू सेल्स माइनस 100 विच इज माई एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडेड बाय माई एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये जो भी फ्रैक्शन आएगा इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आता है, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 20%। और मेरा ईबीआईटी कैसे चेंज हुआ निकालो। मेरा नया ईबीआईटी 22 माइनस मेरा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 20 डिवाइडेड बाय मेरा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 20, 22 माइनस 20 इज 2 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 20, तो वो आता है मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 10%। तो अब मेरा लेवरेज कैसे निकलेगा? अब समझो, माई लेवरेज विल बी परसेंटेज चेंज इन माई डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा ईबीआईटी डिपेंडेंट होता है मेरे सेल्स पे, ये मैंने आपको अभी बताया। तो ईबीआईटी विल बी कितना? ईबीआईटी विल बी माई 20% डिवाइडेड बाई सेल्स 10%, दैट इज 2 टाइम्स। ये एक फॉर्मूला, समझ में आई बात? एक फॉर्मूला। और आप देखो मैंने एग्जिस्टिंग क्यों बोला, क्योंकि अब आप ना इसमें कंट्रीब्यूशन निकालोगे। एक सम है ऐसा मैं कराऊंगा जिसमें कंट्रीब्यूशन ऐसा आएगा और मैं आपको करवाऊंगा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके भी आपको सेम वैल्यू आएगा और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स करके भी करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगा। समझ में आई बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर, दैट इज माय फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज, अब देखो जो लॉजिक हमने ऑपरेटिंग वाले में लगाया ना वही हम फाइनेंशियल में भी लगाएंगे। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलता है समझो, इधर आओ। तो देखो मैं क्या बोलता हूं फाइनेंशियल लेवरेज में कि मुझे मेरी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है, राइट? मुझे मेरी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है। अब आईसीआई पता है क्या बोलते हैं कि जब आप लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालोगे ना तब हम आपको 2 फॉर्मूला देंगे। हम आपको 2 फॉर्मूला देंगे, एक फॉर्मूला परसेंटेज वाला और एक फॉर्मूला नॉर्मल वाला, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में। अब एज पर इंस्टीट्यूट ना वो सिर्फ इसी चीज को फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट मान रहे हैं और उस बेसिस पे उन्होंने बेसिक फॉर्मूला जनरेट किया है फाइनेंशियल लेवरेज का। तो देखो अभी देखो इन्होंने पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स। बट अगर मैं ये करने जाऊँ तो मैं तो इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ इसी चीज का इम्पैक्ट कर रहा हूँ ना कंसिडर। इस चीज के इम्पैक्ट का क्या, इस चीज के इम्पैक्ट का क्या है ना। तो इंस्टीट्यूट देखो आपके मॉड्यूल में भी क्या लिखा है, ये देखो
अभी देखो यहाँ पर है ना, इन्होंने क्या किया है, ये देखो डिग्री भूल जाओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में यहाँ पर ये लोग ये देखो टैक्स भी कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी कर रहे हैं। बट अब इधर देखो फाइनेंशियल लेवरेज में सर्च ही कर लेता हूं। हाँ ये देखो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्या बोलोगे, है ना? तो हम क्या करेंगे भैया, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट बोलेगा मैं वैसा मानूंगा। तो अगर ऐसे बोलता है कि एफएल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, हम भी क्या लेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है फिक्स कॉस्ट, बट अभी के लिए भूल जाओ दैट दिस इज अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट एज वेल। ठीक है, मेरे को सिर्फ इसी का इंपैक्ट देखना होता है। समझ में आई बात? यस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माय फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब तुम देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने यहां से यहां तक का इंपैक्ट कंसिडर किया, फाइनेंशियल लेवरेज में यहां से यहां तक का इंपैक्ट कंसिडर किया। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज माय फाइनेंशियल लेवरेज। दोनों में मेरे एक में मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का रिस्क चेक होगा और एक में मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का रिस्क चेक होगा। देखा कैसी चीजें लिंक्ड है। ये लॉजिक, ये ऐसे लॉजिकली पढ़ने में जो मजा आता है ना भाई, वो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, सो इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज। अब इंस्टीट्यूट ना कभी कभी डिग्री वर्ड यूज करेगा या डिग्री वर्ड यूज नहीं करेगा, बट मैंने आपको क्या बोला कि जब ऐसे दो दो वैल्यूज आपको दी हुई हो तब आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब पता है क्या था, आपका जो ईपीएस है वो आपके ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज में कैसे बोला था कि आपका ईबीआईटी आपका ईबीआईटी डिपेंडेंट है आपकी सेल्स पे, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और एक बेसिक फॉर्मूला कि मुझे मेरे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का रिकवर करना है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज के तो दोनों ही फॉर्मूला ऐसे ही याद हो गए। फाइनेंशियल का भी मुझे मेरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है जो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में आता है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और मेरा ईबीआईटी पर, और कहना ही कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है ईपीएस, ईपीएस मेरा ईबीआईटी पे ही डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो मेरी ईबीआईटी आएगी वो मेरी ईबीटी होगी, जो मेरी ईबीटी होगी वो मेरी ईएटी होगी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और जो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स होगा वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, और जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, जो फिगर वो आएगी वही मेरी इक्विटी शेयर से डिवाइड होकर ईपीएस आएगा ना। तो कहने से ईपीएस इज ऑल टुगेदर डिपेंडेंट ऑन माई ईबीआईटी। हाँ भैया, बात में दम तो है, ईपीएस इज ऑल टुगेदर डिपेंडेंट ऑन माई ईबीआईटी। समझ में आया? तो इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चेंज कैसे निकालना है, नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय पुराना वैल्यू इनटू 100। देखो न्यू ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस अपॉन न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस इनटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इनटू 100। एवरीबॉडी क्लियर? यस भैया, एवरीबॉडी क्लियर। आ जाए, अब इसका एक और फॉर्मूला है, बट आई वुड सजेस्ट ये वाला फॉर्मूला ना आप सोल्यूशन से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये ना पूरा इनकम स्टेटमेंट पर ही फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। अब आते हैं कंबाइंड लेवरेज के कंसेप्ट पे। नाउ व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज? सिंपल, मैंने आपको क्या बोला था, कंबाइंड लेवरेज का कंसेप्ट क्यों आता है, मुझे मेरी ऑपरेटिंग रिस्क और मेरी फाइनेंशियल रिस्क दोनों को साथ में देखना है, तभी मेरा कंसेप्ट आता है ना कंबाइंड लेवरेज का। हाँ भैया, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को साथ में देखना है, तभी कंसेप्ट आता है मेरे कंबाइंड लेवरेज का। तो कहना ही से कि ऑपरेटिंग लेवरेज को मैं फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। बात में तो दम है, क्योंकि अब याद रखना, काफी एस्पिरेंट्स बोलेंगे भैया रिस्क दोनों साथ में देख रहे हो ना तो प्लस करो। नहीं, रिस्क को प्लस करने से सही फिगर नहीं आएगी, आपको रिस्क को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है इट इज इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल नंबर्स, डेसिमल्स, है ना। तो दोनों रिस्क को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके आपको कंबाइंड लेवरेज का वैल्यू आएगा। कंबाइंड मेरा बिजनेस दोनों रिस्क एक साथ झेल पा रहा है कि नहीं, वो वैल्यू आएगा। समझ रहे हैं? इट इज मोर ऑफ अ कंपाउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मूला।
सो इट इज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फिनेंशियल लेवरेज, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और अब ये तो ना मुझे अपने आप याद रह जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मेरा, चलो मैं ना ब्लैंक पेज लेके ही समझा देता हूं तुमको। हाँ, मुझे एक बात बताओ, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज में चेंज वाला फॉर्मूला कौन सा था जहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज दी होगी? भैया परसेंटेज चेंज इन, कैसे याद करूंगा? हाँ देखो, एक तो मेरा ईबीआईटी होता है जो डिपेंड होता है मेरे सेल्स पे, और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मेरा ईबीआईटी हुआ, तो इट इज ऑलवेज परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज। मुझे एक बात बताओ, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, बराबर। तो ये मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना फिनेंशियल लेवरेज वाले के साथ। अब फिनेंशियल लेवरेज में क्या था भैया? देखो उसमें उसके चेंज वाले फॉर्मूले में दो चीजें थी। मेरा एक ईपीएस था जो मेरा ऑल्टरनेटिवली डिपेंड करता था मेरे ईबीआईटी पर, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी कैंसल, मेरा फाइनल आंसर आता है कंबाइंड लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये मेरा ऑल्टरनेटिवली कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला आ जाता है। ओके चलो, तो अब मेरे भाई इससे पहले हम क्वेश्चंस पे जाए। अभी बारी आ चुकी है, मैंने आपको क्वेश्चंस के लिए तैयार कर दिया है। अब इससे पहले हम क्वेश्चंस पे जाए, एक बार 6 के 6 फॉर्मूला रिवाइज कर देगा। चलो एक छोटा सा ना तुम्हारा ओरल टेस्ट लेता हूं भाई। चैट बॉक्स में ना एकदम ही लाइव रहना, एकदम ही मेरे चैट बॉक्स में ना लाइव रहना मेरे भाई, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है? चलो आ जाओ, अब इधर ध्यान दो। मैंने तुम्हें कितने फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने तुम्हें पढ़ा है इन टोटल 3 फॉर्मूला। सबसे पहले, नहीं सॉरी, टोटल 6 फॉर्मूला पढ़ा है। सबसे पहले 2 फॉर्मूला पढ़े ऑपरेटिंग लेवरेज के। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? क्या मैं मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूं कि नहीं? तो बेसिकली मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आती है मेरी कंट्रीब्यूशन और मेरी ईबीआईटी के बीच में। तो मेरा पहला फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये नंबर अगर 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। 1 से ज्यादा आया मतलब मैं रिकवर कर रहा हूं, और नेगेटिव आता है मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकवर। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है निकालने का, जो आपने बताया था, व्हेन द कंपनी हैज टेकन अ सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। जब कंपनी ने शायद कुछ सेल्स बढ़ाई हो या कुछ चीज बढ़ाई हो या घटाई हो, तो मेरे को चेंज के बेसिस पे भी बोलना आ सकता है। अब इसमें एक होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ रिकॉल करते जाओ, और ठीक है? एक होता है मेरा डिपेंडेंट, एक मेरा इंडिपेंडेंट। मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना मेरे भाई, वो होता है मेरा ईबीआईटी, और जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सेल्स, क्योंकि जितनी सेल्स बढ़ाऊंगा उतना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ाऊंगा उतना ईबीआईटी बढ़ेगा। सो इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लाइव चैट में आंसर कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, हेल्प तभी मिलेगी। अब आते हैं फिनेंशियल लेवरेज पे। फिनेंशियल लेवरेज पे बेसिकली मैंने ये अज्यूम किया कि मेरी एक ही फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, जो है मेरा इंटरेस्ट ऑन डेट। तो उसको अगर मुझे रिकवर करना है तो मुझे 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो मेरा ईबीआईटी और ईबीटी। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में मेरा इंटरेस्ट का फिगर आता है। सो इट इज, पहला फॉर्मूला मुझे मिल गया ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब इसको अगर मुझे चेंज के बेसिस पे याद करना हो तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ईबीआईटी है, बट इन द एंड जो मेरा लास्ट वाला वैल्यू है ईपीएस, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ईबीआईटी। मतलब मेरा अगर ईबीआईटी चेंज होगा तो मेरा ईबीटी चेंज होगा, तो मेरा ईएटी चेंज होगा, एंड इन दी एंड मेरा ईपीएस भी चेंज होगा। सो कैन आई से माय ईपीएस इज गेटिंग चेंज ड्यू टू माय ईबीआईटी। सो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट ईपीएस है ईबीआईटी पे, तो डिपेंडेंट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज का तो 2 सिंपल फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। एक तो ये, और दूसरा अगर मैं बोलूं देन इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ईबीआईटी अगर मैं कट कर दूं तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या?
चलो बढ़िया, अगर यहां तक समझ गया ना मेरे भाई, अब तुम टेक्निकली सवालों को टैकल आउट करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है बीपी सेल्स और एमओएस सेल्स का, वो मैं आपको सवालों के साथ साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन कतई मत लेना, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना।
ऑलराइट गाइस, चलिए 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 तो शुरू करते हैं हमारे आज के सबसे पहले सवाल के साथ। दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके पेज नंबर 6.33 पर है। आ जाते हैं एक बार। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। हाँ, ओके आ जाओ। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ही करते हैं। आइए चलिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ही करेंगे। दैट इज फाइनल। ओके, चलो तो अब इस सवाल को पढ़ते हैं और एक बार सही से हम लोग चीजों को निकालते हैं। देखो इसमें आपको क्या बोलना है, आ जाओ। बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। इन्होंने आपको बैलेंस शीट बना के दी है। नेट फिक्स्ड एसेट्स है 10 लाख के, करंट एसेट्स है 9 लाख के, इक्विटी कैपिटल है 8 लाख, 10% डेट है 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स है 3.5 लाख और करंट लाइबिलिटीज है 1.5 लाख रुपए। आपकी बैलेंस शीट 19 लाख रुपए पर टैली हो रही है। अब आते हैं हम इनकम स्टेटमेंट पे। सेल्स 3,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो यहां पर आपका कंसेप्ट टेस्ट होगा। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000, जिसमें से डेप्रीसिएशन है 60,000। अब आपको पता चलेगा कंसेप्ट क्या है इसमें। तो आपको EBIT आता है 2,20,000 लेस इंटरेस्ट 60,000। भैया ये 60,000 कहां से आया ये भी बता देता हूं। 6 लाख का आपका डेट था, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10%। तो 6 लाख इंटू 10%, इसका इंटरेस्ट 60,000 आ गया। तो EBT इज 1,60,000। ठीक है, अब इसमें से टैक्सेस माइनस हो गया तो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,04,000। किसी भी तरीके का कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा नहीं, बराबर। तो यही मेरा कहना है, इसे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा। यस, और इसी को अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरा अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। यस भैया, बराबर। ठीक है, ये तो पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अब हमें बोला क्या है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। इधर आओ, अब समझना। देखो मैंने तुम्हें ना 2 चीज बताई थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होते हैं मेरे डे टू डे खर्चे, वो 2 टाइप के होते हैं। एक मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक मेरा ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मैं सेल्स में से सिर्फ मेरा ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस करूं तो मुझे एक फिगर आती है। वो क्या फिगर थी? वो कंट्रीब्यूशन। और उसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूं तो मेरा आता है EBIT। याद आया? ये कंसेप्ट आपको मैंने अभी करवाया था। यस, तो अब आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो इन्होंने सीधा सेल्स में से दोनों ही फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करके सीधा EBIT निकाल दिया है। और हमें क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन को छोड़ के सारे ऑपरेटिंग खर्चे वेरिएबल है, ये अज्यूम करो। तो नाउ कैन आई से कि मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1,20,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमें पता है फिक्स कॉस्ट है। मैंने आपको बताया ना, डेप्रिसिएशन थोड़ी बोलेगा अरे मालिक आज काम नहीं कर रहे हो, चलो मैं नहीं लगता हूं, वो तो लग ही जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, डे टू डे खर्चे से रिलेटेड है और फिक्स्ड है। तो उसके अलावा क्वेश्चन ने क्या बोला, अज्यूम करो इसके अलावा सारे ऑपरेटिंग खर्चे वेरिएबल। तो 1,20,000 में से अगर मेरा 60,000 का खर्चा फिक्स्ड है तो बाकी के सारे 60,000 वाले खर्चे क्या हो जाएंगे मेरे? ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। क्यों बोला गया है अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट? समझ में आई बात? तो 60,000 डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे एज पर क्वेश्चन कि बाकी के 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब देखो मेरा कुछ इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा। इसी चीज को ना मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट समझ में आया? मैंने आपको क्यों ऑपरेटिंग में भी 2 बाइफर्केशन दिया इसकी वजह से। तो अभी देखो सेल्स मेरा 3,40,000 है, इसमें से सबसे पहले मेरे बाकी के ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट 60,000 जो मैंने अज्यूम किए वो माइनस, तो माई कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स टू 2,80,000। उसमें से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा 60 का तो मेरा EBIT आएगा 2,20,000। ये चीज पहले क्लियर हुई? यस। अब मुझे क्या बोला है, ऑपरेटिंग लेवरेज को, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। नाउ द क्वेश्चन इज, भैया ऑपरेटिंग लेवरेज के तो आपने हमको 2 फॉर्मूले बताए, एक कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, एक परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अरे मुझे ना एक बात बताओ, क्या यहाँ पर क्वेश्चन ने कहीं पे ये बोला है कि सेल्स बड़ी है? बी पार्ट पे अभी ध्यान मत देना,
मैं सिर्फ ए पार्ट पे ध्यान देके मुझे बोलो, ए पार्ट तक पढ़ के बोलो कि कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि मेरा सेल्स इतने से बढ़ा घटा, नहीं बोला है ना मेरे भाई, नहीं बोला है ना। तो मैं वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला थोड़ी ना लूंगा। मैंने आपको बार बार बोला था ना कि वो सिर्फ तब लेना है जब कुछ चेंज हो रहा हो मेरी एग्जिस्टिंग लेवल्स में। बट मुझे तो क्या बोला है, एट द करंट सेल्स लेवल निकालो, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वाला फॉर्मूला ही जाएगा ना इसमें। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,80,000, ईबीआईटी है 2,20,000, आंसर आता है 1.273 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर देखो 1 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दैट माय बिजनेस इज एबल टू मीट इट्स ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें एक ही एलिमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000। दिस इज हाउ लेवरेज एनालिसिस इज डन इन सिंपलेस्ट टर्म्स आई एक्सप्लेन्ड यू। तो ये मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। नाउ मेरे को तो तीनों लेवरेज निकालने बोले, तो फाइनेंशियल लेवरेज अब कैसे निकलेगा? सिंपल, फाइनेंशियल लेवरेज में भी वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भूल जाओ। मेरा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, एंड आई एम अज्यूमिंग ओनली दैट टू बी माय फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, मेरा ईबीआईटी आया 2,20,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दैट इज माय 1,60,000। देखो इन दोनों के बीच में इन्होंने इंटरेस्ट डाला है, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, आंसर 1.375 टाइम्स। इसका भी एनालिसिस ऑपरेटिंग लेवरेज की तरह करेंगे कि क्योंकि इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब माय बिजनेस इज एबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एज वेल। और कंबाइंड लेवरेज, भैया दोनों रिस्क को कंबाइन करके कितना आता है, मतलब मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। तो 1.273 मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आया, 1.375 मेरा फाइनेंशियल लेवरेज आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.75 टाइम्स इज माय कंबाइंड लेवरेज। समझ में आया? देखो तुमको ना अभी ऐसा है कि ऐसे का सोल्यूशन भी देखना है, एक बार वो भी देख लो। ये देखो 1.27 इज माय ऑपरेटिंग लेवरेज, 1.38 हमें 1.375 आया था, दैट इज माय फाइनेंशियल लेवरेज, एंड 1.75 इज माय कंबाइंड लेवरेज। क्या सभी को ए पार्ट समझा यार? थम्स अप कर दो, लाइव चैट में थम्स अप कर दो, एक बार लाइक भी कर दो अगर समझा हो तो। ठीक है, कंसेप्चुअली एकदम हम लोग चल रहे हैं। चलो अब हम लोग बी पार्ट पर आ जाते हैं। आपका बी पार्ट क्या बोलते हैं? आपका बी पार्ट बोलता है इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल, बट अभी देखो इंक्रीज आ रहा है, सेल्स इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%। भैया इंक्रीज डिक्रीज आया, मतलब अभी वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। हाँ मुझे पता है, बट उन्होंने क्वेश्चन में तो देखो क्या पूछा है, बोलता है भैया नई सेल्स लेवल्स पे ना ईपीएस निकालो, मतलब बेसिकली पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अगर मेरी सेल्स 20% से बढ़ी तो उसका क्या क्या किस किस पर कितना कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस तक निकाल के लेके आओ। और अगर मेरा सेल्स लेवल पर 20% से गिरा तो उसका क्या क्या किस किस चीज पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी दिखा, और नया ईपीएस भी निकाल। तो आ जाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो, सिंपल सी बात है। देखो वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जो अच्छा देखो फिक्स्ड कॉस्ट ना एक और डेफिनेशन है। तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट पहले समझाया था ना, उसकी भाषा समझेगी। फिक्स्ड कॉस्ट का एक और डेफिनेशन होता है। एक तो वो देखो, एक तो हमने पहले ही किया क्या कि बिजनेस अगर कल उठ के चालू भी नहीं हुआ तो भी कुछ खर्चे लग रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको ना तुम एक और तरीके से बोल सकते हो, पता है क्या, कि अगर मेरी रेवेन्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई तो भी मेरी कॉस्ट की फिगर उतनी की उतनी रहेगी। अगर मेरी सेल्स बढ़ी और मेरा फिक्स कॉस्ट समझो 2 लाख रुपीज इन टोटल लग रहे हैं, ठीक है, पहले 2 लाख रुपीज लग रहा था और अभी सेल्स बढ़ गई, तो अभी नया फिक्स कॉस्ट भी 2 लाख ही होगा। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, बट टोटलिटी पे फिक्स कॉस्ट उतने का उतना ही लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मेरे इस क्वेश्चन में कितने फिक्स कॉस्ट है? भैया 2। एक तो आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था 60,000 का जो आपने निकाला, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन डेट ये भी आपका एक फिक्स कॉस्ट है, बाकी सब वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो एग्जिस्टिंग पर तो मैंने आपको पूरा ये सिर्फ इसका बाइफर्केशन आपको पहले दिया था, एंड उस बेसिस पे मैं पूरा ईपीएस तक 1.3 करके लेकर आया। नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 कहाँ से आए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1,04,000 तो मेरा क्वेश्चन तक ही मैंने फ्लो फॉलो किया। फिर क्वेश्चन ने मुझे जो बैलेंस शीट दी है, 8 लाख रुपए के टोटल शेयर्स है, फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, तो 8 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय ₹10 पर शेयर, तो 80,000 शेयर बनते हैं वैसे। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इक्विटी शेयर्स, ईपीएस 1.3 आता है। ये तो एग्जिस्टिंग था।
अब समझो अगर मैं सेल्स को 20% से बढ़ाता हूँ, दैट इज 4,08,000, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी सेल्स के साथ बढ़ेगा, जितना मेरी सेल्स अफेक्ट हो रही है उतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो अफेक्ट हो गई, तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट को भी 20% से बढ़ा दिया, बराबर, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा। बट भैया ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी भी बोला कि सेल्स चाहे कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो उतने का उतना ही रहेगा, और मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि है तो वो फिक्स कॉस्ट। यस भैया, तो ये दो खर्चे उतने के उतने रहेंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद ईबीटी 216 आता है। फिर टैक्स रेट भैया 35% कैसे निकाला? अरे सिंपल है रे, अज्यूम करो कि सेल्स बढ़ा घटा, टैक्स रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो 56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 करोगे तो आपको 35% आ जाएगा, और मेरी नई सेल्स लेवल पर भी मैं उतना ही टैक्स भरूंगा, मतलब 35% ऑफ माई अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो ईएटी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 अभी भी उतने ही है, डिवाइड कर दो 1.755 मेरा ईपीएस आ जाता है। ये कौन सा ईपीएस है? जब मेरा सेल्स 20% से बढ़े। व्हाट इफ मेरा सेल्स 20% से घटे? सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से घटेगा, वेरिएबल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वैसे का वैसा ही रहेगा अभी भी, ऑपरेटिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी अभी भी उतने का उतना ही रहेगा। तो मेरा नया ईबीटी आ गया एट डिक्रीज सेल्स लेवल, उस पर अभी भी मैं 35% टैक्स दूंगा, तो 67,600 मेरा नया वाला अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया, उसको डिवाइड करो 80,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो मेरा नया ईपीएस इन द थर्ड केस आया 0.845। ठीक है, तो इस तरह से आपको नया इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आ जाओ, अब हम लोग बोलते हैं अब ना इसी क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब ना मैं आपको एक बोनस पॉइंट करवाता हूँ। आपके दिल में जो तगड़ी इच्छा हो रही थी ना कि भैया भैया हमको है ना वो वाला चेंज वाला फॉर्मूला भी इस पर डाल के देखना है। आप तो बोल रहे थे कि वो जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का पहला फॉर्मूला है और जो चेंज वाला फॉर्मूला है उससे आंसर तो सेम आता है, प्रूव करके दिखाओ भैया। चलो आ जाओ, आपको अभी प्रूव करके दिखा देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मैंने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किया था तो मेरे को क्या आंसर आया था इसमें? 1.273 टाइम्स, 1.273 टाइम्स, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके मुझे 1.273 टाइम्स आया था, बराबर। यस, अब सुनना, मैं ना चेंज वाले फॉर्मूले से करता हूँ। क्या था भैया? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा ईबीआईटी डिपेंडेंट था मेरी सेल्स पर, तो ईबीआईटी मेरा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब चेंज कैसे निकालते हैं भैया? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100। तो देखो मेरा अगर मेरी सेल्स 20% से बढ़ी तो मेरा नया ईबीआईटी 2,76,000 आता है, ये देखो 2,76,000 माइनस ओल्ड ईबीआईटी। अगर मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स होती तो मेरा ईबीआईटी कितना? 2,20,000। तो मेरा देखो चेंज हुआ है 56,000 और मेरा ओल्ड ईबीआईटी था 2,20,000। तो न्यू माइनस ओल्ड करके 56 आया, डिवाइडेड बाय ओल्ड 2,20,000 इंटू 100। तो ये मेरा चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला आ गया। यस, थम्स अप कर दो यारो। और इसी तरह से अभी सेल्स का सेल्स कैसे निकला? सिंपल रे, मेरी नई सेल्स आ गई 4,08,000, पुरानी सेल्स आ गई 3,40,000। तो 4,08,000 माइनस 3,40,000 करोगे तो आपको चेंज इन सेल्स कितना आ गया? तो आपको चेंज इन सेल्स को 68,000 आता है, राइट। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय मेरा ओल्ड इंटू 100 चेंज इन सेल्स। तो अगर आप ये करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 25.45 और ये करोगे आपको आंसर आएगा 20। और देखो एक बार करके देखते हैं, आ जाओ, लेट्स वेरीफाई। 56,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100 आया, देखो 25.45 और 68,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100, ये आता है आपका 20। तो 25.45 डिवाइडेड बाय 20 जो आता है आपका 1.2725, जिसको आप अगर राउंड अप करो तो 1.273 ही बनता है। ये देखो 1.2725 आया मेरे को, तो 1.27 या 1.273 टाइम्स। और मेरे को पुराने वाले फॉर्मूले से कितना आया था? 1.273 टाइम्स। भैया जादू, हाइला हाइला जादू, हाइला जादू। जादू नहीं है भाई, ये लॉजिक का कमाल है। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज लॉजिक गाइस, दिस इज लॉजिक।
चलो अब फाइनेंशियल लेवरेज भी करते हैं, तो क्या वो फॉर्मूला भी दिमाग में एक बार फिर से अच्छे से बैठ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे होता है भैया, इसमें मेरा ईपीएस मेरी ईबीआईटी पे डिपेंडेंट होता है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो देखो 1.755 मेरा न्यू ईपीएस आया माइनस 1.3 मेरा ओल्ड ईपीएस आया, तो न्यू माइनस ओल्ड करके कितना 0.455, मेरा ओल्ड ईपीएस कितना है 1.3 टाइम्स बराबर। तो अभी देखो सिंपल कैसे आएगा, 0.455 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 100, तो ये मेरा आता है 35%। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 35% आ गया। और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे आया, सिंपल 2,76,000 माइनस 2,20,000, 56,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000। हाँ तो ये 25.45 ही आता है, ये हमने लास्ट वाले में भी किया था। तो अब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 35 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 25.45, 1.375। और हमने जो पुराने वाले फॉर्मूले से निकाला था फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करके, कितना आया 1.375। वाह भैया ये तो बहुत ही बढ़िया है, समझ में आया? यस। अब ना एक बार घर पे कोशिश करके देखना, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपको जो है ना आंसर नेगेटिव में आएगा अगर सेल्स 20% से गिरी, बट क्या आंसर आएगा एक बार कोशिश करना, घर पे निकाल के देखकर कोशिश करना, तो क्या आपका फॉर्मूला भी दिमाग में बैठ जाएगा उस बहाने। ओके, सो विद दिस एक बोनस पॉइंट के साथ हमने ये सवाल कर दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हाँ, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू 2 more concepts, बस 2 more concepts, फिर सिर्फ सॉल्विंग है, ठीक है। एक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है पीवी रेशियो का, और एक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है बीपी और एमओएस का। आ जाओ, सबसे पहले ना हम लोग पीवी रेशियो का समझते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया हमने ऑपरेटिंग लेवरेज तो देख लिया, कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी का गैप, हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला देख लिया, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हमने एज अ होल भी देख लिया, हमने कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी करके भी देख लिया। इसके अलावा भैया क्या कोई एक ऐसा रेशियो है जिससे मुझे ये पता चले कि मेरा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है, वो कंट्रीब्यूशन व्हाट परसेंटेज ऑफ माय कंट्रीब्यूशन इज ऑफ माय सेल्स, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी सेल्स का कितना परसेंटेज है, इस चीज को निकालने का कोई तरीका है क्या? हाँ भैया, रेशियो है, निकाल दो ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके निकाल दो, बस यही है आपका पीवी रेशियो है। क्या बात कर रहे हो, खत्म कंसेप्ट। यस, देख लो, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, एक और चीज, मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालता हूं। यस भैया, तो समझो अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके मेरा पीवी रेशियो निकलता है 25%, तो कोई मुझे बता सकता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना निकलेगा? सोचो। तो एक बार लाइव चैट में आंसर लिखो, 1 सेकेंड रुकाओ, मैं सोच के लिखो, मेरा अगर पीवी रेशियो 25% है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है, मेरा वीसी रेशियो कितना होगा? सोचो। सोचा? द आंसर इज 75%। भैया क्यों? अरे देखो, सिंपल लॉजिक है, मैं बोलता हूँ मेरी सेल्स 100 रुपये है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 70 रुपीज़ होगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो 70% आएगा, बराबर। और वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 30%। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हुआ? 30%। मेरा पीवी रेशियो कितना हुआ? 70%। तो कहना ही से कि अगर मैं पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करूंगा तो मेरा आंसर 100% का आएगा। एंड कैन आई ऑल्सो से दैट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 100 माइनस मेरा पीवी रेशियो? हाँ भैया, बात तो सही है, समझा? यस। चलो, अब इसी के अलावा मुझे तुम्हें एक और कंसेप्ट समझाना है, दैट इज बीपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब समझना,
अब आप में से ना कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि चलो भैया हमने मान लिया कि हमारा EBIT जो है वो सेल्स पे होता है, यस। अब ना कभी भी कोई भी बिजनेस शुरू होता है, आपने ये चीज़ CA फाउंडेशन में पढ़ी होगी, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री से तो 12th 11th में भी ये चीज़ होती है, 11th 12th कॉमर्स में, कि कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना तब पहले ही दिन से उसको प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट का, याद आ रहा है? मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मैं इतनी रेवेन्यू कमाऊं शुरुआत में कि मेरे सारे खर्चे मीट हो जाए। मेरे को एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट एटलीस्ट मैं इतनी सेल तो करूं ना कि मेरे सारे खर्चे मीट हो जाए, यस। तो इसी चीज को हम बोलते हैं बीपी सेल्स। ऐसी रेवेन्यू जहां पर आपका सारा खर्चा मीट हो जाए बट एक रुपया भी प्रॉफिट ना हो, दिस इज कॉल्ड एज माई BEP सेल्स। जैसे अभी मैं बोलूं कि देखो मेरा फिक्स कॉस्ट, समझो मेरा EBIT है, ठीक है, मेरा EBIT 0 है, ऐसे इवैल्यूएट होता है। मेरा फिक्स कॉस्ट है 10 रुपीज, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे, उल्टा जाओ, यहां से ये माइनस करके ये आता था ना कॉन्ट्रीब्यूशन 10। समझो मेरा वेरिएबल कॉस्ट और 10 रुपए है, तो इस केस में मेरा BP सेल्स कितना हुआ, 20। अगर मैं 20 रुपए की रेवेन्यू कमाऊंगा तो उसमें से 10 रुपया मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का जाएगा, 10 रुपया मेरा ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट का जाएगा, और मेरे हाथ में EBIT 0 बचेगा। तो आपके जो ICI है ना, ICI साहब, वो पता है क्या कहते हैं कि BP सेल्स मतलब वो सेल्स जहां पर आपका EBIT 0 आ जाए। तो एक और चीज कहना ही से यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो गया। हाँ ये भी सही है भाई, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपये रहेगा, और तो कहने से फिक्स कॉस्ट अगर 10 में से 10 माइनस होगा, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जब उतना ही फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो ही मेरा EBIT 0 बनेगा, यस। तो एट BP सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वेटेड, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका एक फॉर्मूला है, BP सेल्स ना आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक होता है आपका यूनिट्स में, एक होता है आपका अमाउंट में, रुपयों में। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है ना तो क्या करने का पता है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटली लेने का डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये जो दोनों इक्वेटेड था ना, बस ये लॉजिक इस फॉर्मूला में बैठा है, ये लॉजिक इस फॉर्मूला में बैठा है कि भाई मेरा इतना टोटल फिक्स कॉस्ट है और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके मैं इतना रुपया कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं पर यूनिट। तो इतना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय इतना कंट्रीब्यूशन, मेरा आ जाएगा BP सेल्स इन यूनिट्स। जब मैं इतने यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा EBIT 0। अब भैया अगर इसी को मुझे वैल्यू में निकालना हो तो रुपीज में निकालना हो, सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो PV रेशो के साथ। जैसे समझो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 250 रुपीज, समझो मेरा फिक्स कॉस्ट है 250 रुपीज, मेरा PV रेशियो है 25%, तो मेरा BP सेल्स आ जाएगा 1000 रुपीज। समझा? ऐसे कैलकुलेट होते हैं। क्लियर? यस। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो है हम लोग एक सम करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। PV रेशियो अगर आपको समझा है और BP सेल्स आपको समझा है। अच्छा, नाउ व्हाट इज MOS सेल्स? अरे सिंपल, मेरी टोटल सेल्स जो होती है ना उसमें दो चीजें होती है, मेरी BP सेल्स प्लस MOS सेल्स। तो कहना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी या MOS सेल्स वो सेल्स है विच इज ओवर एंड अबाउ द BP सेल्स, विच इज ओवर एंड अबाउ माई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यस, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा BP सेल्स 1 रुपी है और मेरा टोटल सेल्स 2 रुपीज है, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा? 1 रुपी। देखो ना, नाम ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब वो वाली मार्जिन वाली सेल्स, वो वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स जिसकी वजह से मैं सेफली प्रॉफिट कमा रहा हूं, वो मार्जिन वाली सेल्स जिसकी वजह से मैं सेफली प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये लॉजिक है इसके पीछे। समझा क्या? समझा। यह आखिरी कंसेप्ट था जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी हम लोग सॉल्विंग पे ही ध्यान देंगे। चलो तो क्विकली अगले 2 और क्वेश्चन सॉल्व करके इस सेशन को खत्म करेंगे। लाइक करो यारो, लाइक करो भाई, लाइक करो, वो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइव चैट पे एक्टिव होना यार, ऐसे सलामी ठोको, लाइव चैट पे एक्टिव होना, ऐसे सलामी ठोको। चलो आ जा, सम करे आइयो। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी A एंड B। भैया 2 कंपनीज आ गई यहां पर, तो यहां पर वो चेंज वाला फॉर्म नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, चेंज वाला फॉर्मूला कब आएगा
जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सेल्स में चेंज करे तब वो फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर दो अलग अलग कंपनी है जिनकी दो अलग अलग सेल्स है, दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है, दो अलग अलग सब कुछ है, ठीक है। दोनों कंपनीज अलग अलग है, कोई कंपनी कुछ चेंज नहीं कर रही। और ये सवाल बस इतना ही है। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। अभी देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर आपको डेसिमल में दिया है 0.20। तो इसको पता है कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मेरा बीपी सेल्स प्लस मेरा एमओएस सेल्स 0.20 इज इक्वल्स टू 1। जैसे आप करते थे ना, आप इसको 20% भी मान सकते हो, आप इसको 20% भी मान सकते हो। तो उस केस में पता है क्या होगा? बीपी सेल्स प्लस 20% इज इक्वल्स टू 100%, जो मेरा टोटल सेल्स है। तो इस केस में मेरा बीपी सेल्स कितना हो गया? सिंपल 100 माइनस 20% या 1 माइनस 0.2। तो कहना है से मेरा इस केस में मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वैसे मैंने लिखा हुआ है मेरा बीपी इस कंपनी ए के लिए 0.80 हो गया। यस भैया। और मेरा इस कंपनी बी के केस में 1 माइनस 0.25 या 100% माइनस 25%, 75% या 0.75 मेरा बीपी सेल्स हो गया बराबर। अभी इन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी एंड उसके हिसाब से देखो आपको इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना है। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का ना स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है। पीवी रेशियो आपको दिया गया है 25% और 33.33%। मुझे फटाफट बता दो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? भैया 100% माइनस पीवी रेशियो इज माई वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 100% माइनस 25%, इस केस में 75% मेरा वीसी रेशियो है एंड 100% माइनस 33.33%, कंपनी बी के केस में 66.66% इज माई वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। समझा? यस। देखो आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, EBIT अपॉन EBT वाले फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है एंड आपको टैक्स रेट दिया हुआ है, दोनों कंपनी में 45% है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले ना हम लोग पता है क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हमारा स्टार्ट ऐसे इनकम स्टेटमेंट बना लेने का। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो EBIT, माइनस इंटरेस्ट तो EBT, माइनस टैक्स तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया सीधा, क्योंकि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं है ना। चलो, और मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट का, दैट इज 3000 एंड 2000। भैया ब्रैकेट्स में क्यों लेकर है? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो ही तो EBT आएगा। तो ये सारे कॉलम्स ऐसा समझो अभी ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मैंने, ये सारे कॉलम्स अभी समझो ब्लैंक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये फिगर लिखी 3000 और ये फिगर लिखी माइनस 2000। EBIT में से ये माइनस होगा तो EBT आएगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ना हमें पता है क्या निकालना पड़ेगा? इधर आओ। सबसे पहले हम लोग EBIT और EBT ही निकालेंगे। भैया EBIT और EBT कैसे निकलेगा? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 और मुझे एक और लॉजिक पता है कि EBIT में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूं तो मेरा EBT निकलेगा। यस भैया, बात सही है आपकी। तो अब समझो मैं EBIT को ना X मान लेता हूं। भैया X क्यों याद दिलाते हो यार? अभी लिख लिया है ना, चलो पढ़ो चुपचाप। लेट EBIT बी X। सॉरी जोक्स अपार्ट। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, तो कहना ही से मेरा इंटरेस्ट फॉर कंपनी ए, देखो कंपनी ए में मेरा इंटरेस्ट कितना है? 3000। तो एंड EBIT को मैंने X माना है, तो EBT क्या होगा? X माइनस 3000, EBIT माइनस इंटरेस्ट। भैया बराबर है। तो कहने से EBT इज X माइनस 3000। अब मेरे को एक और वेरिएबल दिया है मेरा फाइनेंशियल लेवरेज 4 टाइम्स। व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? भैया इट इज EBIT अपॉन EBT। सो EBIT तो मैंने X माना था, तो 4 इज इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाई EBT क्या बोला मैंने? X माइनस 3000। तो कहना है से 4 इज इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाई X माइनस 3000। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। तो अभी देखो ये इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये X माइनस 3000 इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 4X माइनस 12000 इज इक्वल्स टू X माइनस 12। ये माइनस 12000 इधर ही रहेगा, ये 4X इधर चल के माइनस 4X हो जाएगा, तो X माइनस 4X माइनस 3X। सो माइनस 12000 इज इक्वल्स टू माइनस 3X माइनस माइनस कट X 4000। व्हाट वाज माय X? इट वाज माय EBIT। मैंने EBIT को X माना था, तो EBIT मेरा हो गया 4000, जिसमें से इंटरेस्ट मेरा कितना था? ये क्वेश्चन ने दे के रखा था 3000,
तो EBT मेरा 1000 हो गया, समझा? तो ये देखो इस पर्टिकुलर केस में मेरा EBIT 4000 आ गया और EBT 1000 आएगा। अब इसी तरह से हम लोग कंपनी बी का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कंपनी बी में अगर मैं EBT को x मानूं तो कंपनी बी में मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है भैया? कंपनी बी में आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस 2000 रुपीज है। तो EBT इज इक्वल्स टू x माइनस 2000 हो गया आपका। एंड फाइनेंशियल लेवरेज आपको 3 दिया हुआ है, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा 3 इज इक्वल्स टू x जो मेरा EBIT है डिवाइडेड बाई x माइनस 2000 जो मेरा EBT है। तो 3x माइनस 6000 करूंगा, ये x माइनस 2000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 6000 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर मेरा x जो मेरा EBIT है वो मेरा आता है 3000 और इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना होता है? इसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है 2000। तो मेरा EBT कंपनी बी के केस में आ गया 1000, समझा? यस। तो इधर आ जाओ, ये मेरा 3000 निकला, इसमें से 2000 माइनस करके 1000। सिंपल। अभी अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से तो मेरे को टैक्स ही निकालना है और टैक्स रेट मेरे को क्वेश्चन ने मियरली दे के रखा है 45%, 45%। दोनों का EBT देखो 1000 आ गया। तो सिंपल इस 1000 पे 45% टैक्स लग जाएगा, दैट इज ₹450। इस पर भी ₹450। तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया? 550। ठीक है, ये तो हमने नीचे का पार्ट किया, लेकिन हमें ऊपर का पार्ट भी फिल करना है। अभी हमने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं भरा है, हमने ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट नहीं भरा है, ये भी भरना पड़ेगा। तो अभी ये कैसे भरे हम, ये देख लो, इधर आ जाओ। नाउ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होगा? अभी देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मुझे दिया हुआ है एंड मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया हुआ है। अब यही दोनों को ना मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा। देखो मैंने ये ऑलरेडी कर दिया है कि MOS मेरा 20 एंड 25% है, तो BP मेरा 28, तो BP मेरा कितना 80 एंड 75% हो जाएगा। अभी समझो, मैं बोलता हूं मेरी टोटल सेल्स ना X रहने दो, लेट माई टोटल सेल्स बी X, और मेरी टोटल सेल्स के दो पार्ट, एक मेरा MOS और एक मेरा BP। तो कैन आई से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब अगर 20% है देन इट इज 20% ऑफ X, सो इट इज 0.2x। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 0.2x हुआ तो मेरा BP कितना हो जाएगा? X माइनस 0.2x, देन इट इज गोइंग टू बी 0.8x। तो देखो मेरा BP से 0.8x और इस केस में 0.25x इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कंपनी बी, तो 0.75x इज माई BP सेल्स। यस। और मेरा PV रेशियो कैसे होगा, समझो इस चीज को। PV रेशियो कैसे निकलता है? PV रेशियो भी सेल्स के हिसाब से ही निकलता है ना, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यस, मेरे को PV रेशियो दिया हुआ है 25%, तो 25 इज इक्वल्स टू मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं पता X इंटू 100, तो ये 100 इधर जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना 0.25, और ये X ऊपर जाएगा तो 0.25x इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली आप कॉन्ट्रीब्यूशन या PV रेशियो दोनों में से कुछ भी बोलो, इट इज 0.25x ईयर, इट इज 0.33x ओवर ईयर। तो देखो मेरा टोटल सेल्स X और PV रेशियो मेरा समझो अगर 0.25x है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस 0.25, 0.755। तो मेरा 75%, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 0.75x इन द फर्स्ट केस। तो मेरी टोटल सेल्स मैंने X मानी थी, उसमें से मेरा वेरिएबल कॉस्ट 0.75x इन कंपनी A, और यहाँ पर देखो PV रेशियो 0.33x आया था, तो VC रेशियो 1 माइनस 0. याद है 66.66%, तो इट इज 0.66x। देखो ना यार, यहाँ पे करवाया था आपको। तो कंट्रीब्यूशन 0.25 एंड 0.33। अभी समझो ये फिक्स कॉस्ट कैसे आया। देखो मैंने आपको BP सेल्स का इफ यू रिमेंबर एक फॉर्मूला बताया था, याद है? BP सेल्स इन वैल्यू कैसे निकलता है? BP सेल्स अगर यूनिट्स में निकालना हो देन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट यहाँ पर BP सेल्स इन वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे आएगा पता है? सिंपल, इट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई PV रेशियो। हाँ भैया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई PV रेशियो। BP सेल्स मेरे पास 0.8 है, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है नहीं पता, PV रेशियो इज माई 0.25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको 0.2 आ जाएगा यहाँ पर। एंड सिमिलरली इफ यू डू फॉर कंपनी बी इट इज 0.25x, एंड इस तरह से आपका EBIT 0.25x माइनस 0.2x करके
0.05x आ गया, एंड इसमें 0.33x माइनस 0.25x करके 0.0833x आ गया। बट यहां पर आपको EBIT 4 और 3000 मिल गया था ना, तो कैन आई से कि 0.05x इज इक्वल्स टू 4000 एंड 0.0833x इज इक्वल्स टू 3000 फॉर कंपनी बी। तो अब x की वैल्यू आप निकालोगे, आपको सीधा सेल्स आ जाएगा। तो कंपनी ए के लिए आपकी सेल्स आई 80, कंपनी बी की आपकी सेल्स आई 36,000। तो मैं लिख देता हूँ कंपनी ए की सेल्स 80,000, कंपनी बी की सेल्स 36,000। समझ में आई बात? सिंपल। अब इस पे VC रेशियो अप्लाई करोगे तो इसका 60,000 आएगा और इसका 24,000 आएगा, एंड ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, राइट। एंड सिंपल, EBIT मेरे को मिल गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को मिल गया है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट। 20 में से कितना माइनस करोगे तो 4 आएगा, 16, और 12 में से कितना माइनस करोगे तो 3 आएगा, 4000। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था जहां पर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट सीखा, PV रेशियो सीखा और पूरा इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सीखा। ठीक है, सो वी डिड 2 क्वेश्चंस, 1 where we found all the leverages and in the case of change also we found all the leverages, and 2 we prepared the entire income statement as well. अब एक और सवाल करेंगे जिसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है जो मेरे को आपको कराना है, और इसमें एक छोटू सा ही कंसेप्ट है जो नया आएगा, दैट इज असेट टर्नओवर रेशियो। इसके बाद खत्म, प्रॉमिस इसके बाद खत्म। ये आखिरी सवाल है, झेल लो, पढ़ लो। मैं भी झेल लो बोल रहा हूँ, चलो। और हाँ, ये वाला सवाल है ना, प्लीज इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट ऐसे एक स्टार देके रखना, ठीक है? क्योंकि ये आई वुड सजेस्ट कि ये आखिरी दिन में ना ये रिवाइज करके जाना, क्योंकि ये ऐसा सवाल है ना जिसमें आपको देखो लेवरेजेस के बेसिक्स भी टेस्ट हो रहे हैं, आपको PV रेशियो और EPS भी निकालने आ रहा है, आपको EBT भी आ रहा है, ये देखो चेंज, ये आपको BP पर सवाल है, और आपको ATR भी आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपका पूरा चैप्टर इस एक सवाल में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। अभी देखो, सबसे पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st of March आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लेवरेज 2:1, कंबाइंड लेवरेज 2.5:1, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 3.4 lakhs। मतलब भैया फिक्स कॉस्ट 2 तरीके के होते थे, एक मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, और इंटरेस्ट मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, मतलब दिस इज माय ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। देखा, पावर ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपने पहले मेरे साथ बैठ के अच्छे से पढ़ा, कितना मस्त इंटरप्रीट होता है। सेल्स आपको दिया हुआ है 50 लाख, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच 30.25 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच 34 lakhs, इनकम टैक्स रेट बोला है 30%। बोला है फाइनेंशियल लेवरेज, भैया इधर ही निकल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, कंबाइंड लेवरेज का बेसिक मोस्ट फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, मेरे पास कंबाइंड लेवरेज है, 3 में से 2 वेरिएबल्स है, तीसरे वेरिएबल को x मान के मैं ला सकता हूँ। यस, क्यों नहीं ला सकते? तो इधर आ जाओ। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? ये सेल्स पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2, कंबाइंड लेवरेज इज 2.5। कैन आई से ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लेवरेज इज कंबाइंड, तो 2 into financial leverage is 2.5, तो 2.5 divided by 2 करोगे, मेरा financial leverage 1.25 times। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। दूसरा मुझे क्या बोला है? बोलते हैं PV रेशियो निकालो और अर्निंग्स पर शेयर निकालो। ठीक है, मेरा PV रेशियो कैसे निकलेगा इस केस में? देखो, मेरे को एक वैल्यू तो दिया ही हुआ है सेल्स का, है ना, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे दिया हुआ है। इधर देखो, तो मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 3,40,000 है। हाँ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मेरा 3,40,000 है। अभी मैं बोलता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन x मान लो। क्यों x मान लो? क्योंकि तुम खुद सोचो ना, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज क्वेश्चन ने दे के रखा है द 2:1, जिसको मैं 2 टाइम्स बोल सकता हूँ। 2:1 मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन इज 2 टाइम्स माई EBIT। वैसे तो उसको मैं बोलूंगा तो 2 टाइम्स ही, तो ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स, कंट्रीब्यूशन को मैं बोलता हूँ x ले लो। EBIT कितना है मेरा? सिंपल है, EBIT अगर मैं कंट्रीब्यूशन को x मान रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा EBIT आता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो EBIT आता है, तो दैट इज 3.4 lakhs। तो x माइनस 3.4 lakhs। तो देखो सेम चीज यहां पर लिखी है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन अपने आप 6,80,000 आ जाएगा। और मेरे को बोला क्या है? PV रेशियो निकाल। अब मेरे पास सेल्स भी 50 लाख की अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन भी 6.8 lakhs का
अवेलेबल है। तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो इट इज 13.6%, 6.8 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, ये हो गया। और अर्निंग्स पर शेयर, अभी पूरा इनकम स्टेटमेंट बना मेरे पास, वैसे भी ईबीआईटी तक का तो वैल्यू आ गया है। कंट्रीब्यूशन 6,80,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मेरा 3,40,000 का है, तो ये इसमें से ये माइनस करूंगा तो 3,40,000 मेरा ईबीआईटी आ गया। तो ईबीआईटी 3,40,000। अब इसमें से सबसे पहली मेरी चीज क्या माइनस होगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। इंटरेस्ट देखो कितना है गाइस, 30.25 लाख इंटू 8%। कैसे आया ये, 30.25 लाख रुपीज के मेरे डिबेंचर्स थे, 8% मेरा इंटरेस्ट रेट था, तो 30.25 लाख इंटू 8%, 2,42,000 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो ये माइनस हो गया मेरा ईबीआईटी 98,000। अब इसी अर्निंग्स बिफोर टैक्स पे मैं टैक्स दूंगा। टैक्स रेट क्वेश्चन ने मेरे को देके रखा है, इट इज 30%। तो 98,000 इंटू 29,400 मैं करूँ, 98,000 इंटू 30% करूंगा तो 29,400। तो अर्निंग्स आफ्टर इक्विटी या अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 68,600। अब मेरे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखो टोटल इक्विटी शेयर्स 34 लाख रुपीज के हैं और 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। तो 34 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज में करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 3,40,000। तो मेरा EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 340 करोगे, आंसर 0.202 इज माय अर्निंग्स पर शेयर। आई होप इतना तो आपको बेसिक समझा ही होगा। अब मुझे एक कंसेप्ट समझाना है असेट टर्नओवर रेशियो का। आजा, अब ये ना असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है पता है, काफी बार कंपनी आपको बोलेगी, ये ना आपको रेशियो एनालिसिस में भी आएगा, हम लोग करेंगे इस रेशियो को भी हम लोग रिवाइज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है। रेशियो एनालिसिस में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज रिवाइज करवाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग कवर करवाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उसमें आएगा ATR। एक बार अभी पहले समझ लो ये होता क्या है। काफी बार पता है कंपनी क्या बोलती है, इट इज अ मेथड कि मेरे जितने एसेट्स हैं उससे कितना गुना ज्यादा मैं अपनी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ। जैसे अगर अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे एसेट समझो 50 लाख के, ठीक है, और मैं सामने 2 करोड़ की सेल जनरेट कर रहा हूँ, तो माई असेट टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। कैसे आया है 4 टाइम्स, माई सेल्स आर 4 टाइम्स माई एसेट्स। यस, तो 50 लाख, तो एसेट टर्नओवर कैसे निकलेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ये टोटल एसेट्स ना, दिक्कत क्या है पता है, ये टोटल एसेट्स काफी बार आपको सवाल में नहीं दिए होते, क्वेश्चन में नहीं दिया होता। तो आप पता है कैपिटल एम्प्लॉयड को लोगे। अब समझना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फंडा आपको समझाना है मुझे। ये देखो, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी कितने तरीकों से पैसा रेज कर सकती है, 3 तरीकों से। एक इक्विटी शेयर से, एक प्रेफरेंस शेयर से, एक डेट से, मतलब डिवेंचर्स लोन। यस, मतलब ये अभी कहना से दीज आर माई ओन फंड्स। शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर, तो उनका लगाया हुआ पैसा ओन फंड्स ही बोलेंगे ना। तो ये ओन फंड्स और ये लोन फंड्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता है क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये दोनों फंड्स का टोटल आता है, ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और हाँ, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है। वैसे ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट अपने इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज इसमें दिया ही नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये रेशियो में काम आएगा। तो खुद के फंड्स जिसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, एंड लोन फंड्स जिसमें डेट, ये दोनों को मिलाकर के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। और इसका ATR में क्या यूज है, असेट टर्नओवर रेशियो में क्या यूज है, जब क्वेश्चन में टोटल एसेट्स या एसेट्स का कुछ फिगर दिया ना गया हो, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल एसेट्स मानना है। So my formula will be turnover divided by capital employed instead of turnover divided by total assets. ठीक है, यस, ये एक बेसिक सा रेशियो है। देखो क्वेश्चन ने मुझे डेट का फिगर दिया हुआ है, इक्विटी का फिगर दिया हुआ है और सेल्स का फिगर दिया हुआ है, कहीं पे भी टोटल एसेट्स का फिगर ही नहीं है। सो आई हैव टू कंसिडर कैपिटल एम्प्लॉयड एज माई टोटल एसेट्स। देखो, तो व्हाट आर माई टोटल एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। 34 लाख प्लस 30,25,000, इट इज 64,25,000। एंड मैंने क्या बोला, असेट टर्नओवर का फॉर्मूला, मेरी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स क्वेश्चन ने मुझे देके रखी है 50 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 64,25,000, दैट इज 0.78 टाइम्स।
अब ये लोग ना सिर्फ ATR निकालने के लिए नहीं बोल रहे, कुछ एनालिसिस पार्ट भी है. If the company belongs to an industry whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or a low asset turnover? भाई इंडस्ट्री में लोग अपनी एसेट्स का 1.5 गुना सेल्स कर रहे हैं और हम इंटेलेक्चुअल हम अलग ही दुनिया में चल रहे, हम हमारी एसेट से कम सेल कर. क्योंकि खुद सोचो ना, बाकी कंपनीज इंडस्ट्री में जो है वो एसेट्स का अपनी टोटल एसेट्स से 1.5 गुना सेल कर रही है और हम है हमारी टोटल एसेट्स का 0.78 टाइम सेल कर रहे. तो हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा ना. दिस इज अ मेथड ऑफ रेशियो एनालिसिस गाइस. ऐसे हम रेशियो से कंपनी को क्या आगे डिसीजन लेना चाहिए ऐसे हम एनालिसिस करते हैं. तो ये देखो, कंपनीज टर्नओवर इज लेस देन इंडस्ट्री टर्नओवर. कंपनी को जितना टर्नओवर जनरेट करना चाहिए 1.5 टाइम्स जो उसको कंपनी को मिनिमम रेशियो मेंटेन करना ही पड़ेगा एसेट टर्नओवर का, और उसके लिए उसको जितना टर्नओवर जनरेट करना चाहिए वो नहीं कर रही है उतना. सो हेंस हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री में एक एवरेज फैक्ट्री जितना टर्नओवर जनरेट करिए, एक एवरेज फर्म जितना टर्नओवर जनरेट करिए, उससे अपना टर्नओवर कम है. समझ में आया? तो दिस इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस. आखिरी सवाल क्या पूछा है? एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0. बेसिकली मैंने क्या बोला? अर्निंग्स बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू 0. ये कौन से सेल्स पे होता है? पागलों की तरह ना मेरे भाई बीपी सेल्स मत बोल देना. बीपी सेल्स वो सेल्स होती है जिसमें EBIT 0 है. अरे भाई तो इसने तो घुमा भाई, ICI तो घुमाती है हमको. उन्होंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला था? बीपी सेल्स मतलब वो सेल्स जिसमें EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 0 होता है. इन्होंने क्या पूछा है? लेवल ऑफ सेल्स जहां पर अर्निंग्स बिफोर टैक्स 0 है. तो गलती से भी बीपी सेल्स निकाल के मत आ जाना इस क्वेश्चन में मेरे भाई. कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके या फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके निकल गया, वो ऐसे रॉन्ग मार्क कर देगा मेरे भाई. समझ के अच्छे से ऐसे पढ़ के लेने का क्वेश्चन को से, ठीक है. सो एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स EBT विल बी 0. अब ये कैसे निकलेगा? चलो हम EBT को 0 मानते हैं. इधर आओ. लेवल ऑफ सेल्स वेयर EBT इज 0. अब देखो, हम लोग जनरली सेल्स से EBT तक जाते हैं ना. मैंने उल्टा किया है, मैंने EBT को 0 लिया है. सबसे पहले मेरा ना इंटरेस्ट ऑन डेट आता है. इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? देखो 30.25 लैक्स है. 30,25,000 डिवाइडेड बाई 8%, 2,42,000. तो EBT अगर 0 है तो प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट, तो मेरा EBIT आ जाएगा 2,42,000. अब इसमें मैं फिक्स्ड कॉस्ट मिला दूं. फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को ऑपरेटिंग दिया हुआ है 3.4 लैक्स, तो 3,40,000 एंड प्लस 242. तो एट दैट पर्टिकुलर लेवल जहां पर मेरा EBT 0 आता है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 5,82,000 आता है. और फर्दर कैन आई से कि मेरा पीवी रेशियो 13.6% आता है. ये कैसे आया भैया? हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किया था ना. 6,80,000 डिवाइडेड बाई 50 लैक्स, 13.6%. अब मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है वेर एट अ पॉइंट वेर EBT इज 0. मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास पीवी रेशियो है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो करके मैं सेल्स तक नहीं पहुंच सकता हूँ भाई. बात में तो दम है. क्योंकि पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली ना. और पीवी रेशियो अगर कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं बोला मतलब पीवी रेशियो इज कांस्टेंट, तो 5,82,000 डिवाइडेड बाय 13.6% पीवी रेशियो करके मेरा वो लेवल ऑफ सेल्स नहीं आ जाएगा जो मेरा जहां पर मेरा EBT 0 है. और वो लेवल ऑफ सेल्स क्या है? 42,79,412. ओके, एक बार आंसर दिखा देता हूँ आपको. ये कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन था? यस, दिस वाज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10. ये देखो, ये आपका पीवी रेशियो इन्होंने 13.6% यहाँ पे निकाला. ये देखो, ये इन्होंने एसेट टर्नओवर भी सेम तरीके से किया है. एंड 5,82,000 डिवाइडेड बाय 13.60, इट इज 42,79,412. क्लियर? यस. एंड दिस एंड्स आवर लेवरेज एनालिसिस का चैप्टर. अब इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको सच बोलूं, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाया है, मैंने आपको पूरा चैप्टर ही समझा दिया है.
ये पूरे चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट थे, इसके अलावा एक आध दो शायद तुच्चे उच्चे कंसेप्ट होंगे, बाकी मैंने आपको 90% से ऊपर चैप्टर एक्सप्लेन ही कर दिया है पूरा। तो इवन दो ये सेशन 2 घंटे का हो गया है, बट आई वुड से कि जिसने एक बार भी नहीं किया है ना उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसने रट्टा मारा होगा ना भाई पूरा लॉजिकली समझ गया होगा, वो पूरा लॉजिकली समझा है भाई, पूरा लॉजिकली समझा है। ठीक है, तो प्लीज़ यारो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपने आज लाइव चैट यूज़ किया है थैंक यू सो मच। आई होप आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ा हो। आपके कमेंट्स की मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब जाके कमेंट करो आपका सेशन कैसा लगा। एनी फीडबैक्स आर वेलकम, एनी सजेशंस आर वेलकम, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करो यारो, इधर दिल से अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता है यार। ठीक है, चलो टेक केयर, कीप स्टडिंग, और हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।